नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल के तूफान के बाद आज देश में थोड़ा सन्नाटा पसरा है। जो नेता जीते हैं वो अपने जश्न में डूबे हैं, जो हारे हैं वो मंथन कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सब नेता, सारी पार्टियां, ऐसा लगता है पिछले 2-3 महीने के थकाऊ चुनाव के बाद अब आराम कर रही है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स में, मीडिया में विश्लेषण शुरू हो गया है, पूरे देश में विश्लेषण शुरू हो गया है। कल आए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, क्योंकि कल के नतीजों से बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या देश की राजनीतिक हवा बिल्कुल साफ साफ किस दिशा में बह रही है, यह दिखने लगा है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या होगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। क्या बीजेपी 5 में से 4 राज्य जीतने के बाद 2024 के चुनाव के लिए अजेय दिखने लगी है। क्या मोदी के सामने अब एक नया चैलेंजर खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव का क्या होगा, मायावती का क्या होगा, प्रियंका गांधी का क्या होगा, राहुल गांधी अब क्या करेंगे। तमाम सवाल हैं। आज उन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। मेरे साथ आज कोई नेता नहीं जुड़ेगा, सिर्फ इलेक्शन एक्सपर्ट्स, राजनीतिक विश्लेषक, सामाजिक विश्लेषक आपको कल के चुनाव के नतीजों के मायने समझाएंगे, उनसे निकले बड़े बड़े संकेत बताएंगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। आपने कल दिन भर न्यूज़ 24 पर चुनाव के नतीजे देखे होंगे, पर देर रात तक वोटों की गिनती चल रही थी, इसीलिए हो सकता है आपने रात में वो आंकड़े ना देखे हों। सबसे पहले फाइनल नतीजे मैं आपको दिखाता हूं। उत्तर प्रदेश के फाइनल आंकड़े सबसे पहले देखिए। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 273 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने साथियों के साथ 125 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है। ये यूपी के फाइनल आंकड़े हैं। वोट परसेंटेज देखिए। बीजेपी, सिर्फ अकेले बीजेपी 41.29, समाजवादी पार्टी अकेले 32.06, कांग्रेस अकेले 2.33, बीएसपी को अच्छा खासा वोट मिला है 12.88%, पर गिरावट बहुत है। तो ये फाइनल आंकड़े उत्तर प्रदेश के। अब देखिए उत्तराखंड के फाइनल आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और ये फाइनल है जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिए। उत्तराखंड में बीजेपी को मिली 47 सीटें, वोट मिला 44.33%। कांग्रेस को मिली 19 सीटें, वोट मिला 37.91%। बीएसपी को मिली 2 सीटें। चलिए, उत्तराखंड के बाद अब आते हैं पंजाब। अब देखिए पंजाब के आंकड़े। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मिली 92 सीटें, वोट मिला 42%। कांग्रेस को 18 सीटें, लगभग 23% वोट मिला। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी 4 सीटें और वोट मिला 18.38%, और बीजेपी प्लस 2 सीटें 6.6% इनको वोट मिला। अब आइए गोवा। ये नतीजे आज मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कल के आंकड़े हैं लेकिन देर रात तक बदल रहे थे, इसीलिए फाइनल आंकड़े ये हैं, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। गोवा में बीजेपी को मिली हैं 20 सीटें, वोट परसेंट 33 से ज्यादा। कांग्रेस को मिली 11 सीटें, वोट परसेंट 23.5 के आसपास। आम आदमी पार्टी को मिली 2 सीटें गोवा में और वोट है 6.77। अब बीजेपी 40 में से 20 सीटें जीतकर आराम से बहुमत के करीब है। फिर एमजीपी ने सपोर्ट दे दिया है, 2-3 इंडिपेंडेंट्स भी आ गए हैं, तो आराम से गोवा में बीजेपी की सरकार बन रही है। अब मणिपुर के फाइनल आंकड़े देख लीजिए। मणिपुर में बीजेपी को मिली हैं 32 सीटें और वोट मिला है 37.83%। कांग्रेस को, एनपीपी को देखिए 7 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 5 सीटें मिली हैं, वोट भी देख लीजिए 16.83। तो यह है मणिपुर। यह फाइनल आंकड़े आपको बताना जरूरी था। अब आइए, अगर हम पार्टियों के लिहाज से ये आंकड़े देखें तो कैसे दिखाई देते हैं। सबसे पहले बीजेपी देखिए, यूपी जीती है, बड़ा क्लियर है। 5 में से 4 राज्य बीजेपी के पाले में गए हैं। यूपी जीती, उत्तराखंड जीती है, गोवा जीती है और मणिपुर जीती है। यह पार्टी के लिहाज से। बीजेपी के बाद कांग्रेस पर आ जाइए जल्दी से। 5 में से 4
बीजेपी जीती। अगर कांग्रेस की नजरों से देखें, कांग्रेस यूपी हारी, वोट परसेंट देखिए बहुत कम 2.33। उत्तराखंड हारी, वोट परसेंट अच्छा है 37.91%। पंजाब हारे, वोट परसेंट ठीक ठाक है 23% के आसपास, गिरावट बहुत ज्यादा है। गोवा भी हारी, वोट परसेंट ठीक ठाक है 23.46%। और मणिपुर हारे, वोट परसेंट खराब है 16.83%। कांग्रेस के लिहाज से नतीजे देख लिए, अब आम आदमी पार्टी के लिहाज से थोड़ा कल के नतीजे देख लीजिए। पंजाब जीती है आम आदमी पार्टी, 42% वोट मिला है, जबरदस्त। गोवा में 2 सीटें आम आदमी पार्टी ने निकाल ली हैं, 6.77% वोट है। यूपी में कोई सीट नहीं जीते, 0.38% वोट है। और उत्तराखंड में सीट नहीं जीते, बट 3.31% का वोट है। आम आदमी पार्टी के आंकड़े या कल के चुनाव के आंकड़े आपकी नजरों से मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि कल ही अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया था कि अब वो नेशनल लेवल पर बीजेपी का एक विकल्प, उन्होंने विकल्प बोला था, जाहिर है बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए वो तैयार हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। अब कल के चुनाव के नतीजों से कुछ सवाल निकले हैं, वो दिखाता हूं आपको। आप भी कल से सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये सवाल बार बार आ रहे होंगे। सबसे पहला तो सवाल यही है, अब अखिलेश यादव का क्या होगा, क्या करेंगे? मजबूत तो हुए हैं पहले से, पर लगातार 4 चुनाव हार गए। मायावती 1 सीट पर आ गई हैं, अब क्या करेंगी, क्या होगा उनका? प्रियंका गांधी क्या करेंगी? 2 सीटें तो जीती, लेकिन क्या काफी है? राहुल गांधी के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि बीजेपी तो और मजबूत हो गई राष्ट्रीय स्तर पर, 5 में से 4 राज्य जीत गई। और एक सवाल छोटा सा यह भी है, ओवैसी फैक्टर का क्या हुआ? क्या अब आगे कहीं चलेगा या फिर नहीं चलेगा? और एक ये जिस पर कल से मंथन हो रहा है, बीजेपी में क्या योगी अब क्लियर नंबर 2 बन गए हैं और क्या प्रधानमंत्री पद के एक दावेदार भी बन गए हैं? इन सवालों के जवाब भी थोड़ी देर में। अब जरा देखिए बीजेपी की देश में कहां कहां कितनी सरकार, यह आपको बताना जरूरी है जिससे आपको आइडिया हो जाए आखिर चल क्या रहा है। यूपी उत्तराखंड में अब बीजेपी की सरकार हो गई, गोवा मणिपुर में बीजेपी की सरकार हो गई, ये 4 राज्य तो कल ही जीते हैं। इसके बाद देखिए गुजरात में बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। अब इनमें से कुछ एक राज्य और हैं जहां पर मिलीजुली सरकार है, हालांकि हरियाणा में भी मिलीजुली है, पर बिहार, नागालैंड, मेघालय और पुदुचेरी, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 4 16 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकारें इस समय चल रही हैं। अब कांग्रेस की देखिए, कांग्रेस की सरकारें बताता हूं, क्योंकि पंजाब हाथ से निकल गया है। अब कांग्रेस की रह गई छत्तीसगढ़, राजस्थान, अकेले अपने दम पर सरकारें हैं, और झारखंड और महाराष्ट्र, जहां पर यूपीए की सरकार है या कांग्रेस की उसके सहयोगियों के साथ सरकार है, सिर्फ 4, जिसमें से 2 अकेले कांग्रेस की। अब आइए आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जरूरी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट के बाद वो देश में पहली पार्टी है जिसने 2 राज्यों में सरकार बनाई है, दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में अच्छी खासी सरकार चल रही है और पंजाब में जबरदस्त सुनामी आई, और देखिए अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली है। अब थोड़ा आगे देखें, क्योंकि अब सब सोच रहे हैं बीजेपी इस समय बिल्कुल लोगों की फेवरेट है, 5 में से 4 राज्य जीत रही है, तो आगे आने वाले चुनाव में क्या होगा सब सोच रहे होंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, उससे पहले असेंबली इलेक्शंस कुछ और आने हैं। कौन कौन से हैं जल्दी से देखिए। सबसे पहले इसी साल के अंत में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। मुकाबला किससे है दोनों राज्यों में? कांग्रेस से। इसके बाद 2023 में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों राज्यों में किस पार्टी से टक्कर है? कांग्रेस पार्टी से टक्कर है। इसीलिए जो लोग ये कहते हैं 2024 में कोई और पार्टी बीजेपी के सामने एक चैलेंजर बनकर उभर सकती है, कोई और नेता आ सकता है, वो ये ना भूले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में बीजेपी की टक्कर होनी है, वहां उनके सामने फिलहाल कांग्रेस ही दिखाई देती है। चलिए, तो ये तो हुए कुछ आंकड़े और सवाल। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है और सवाल बड़ा सीधा है, क्या 22 ने दिखा दी 24 की तस्वीर?
और दूसरा, किसके आ गए अच्छे दिन। जल्दी से परिचय करा दूं राष्ट्र की बात में। आज मेरे साथ प्रदीप गुप्ता, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए, सीएमडी हैं एक्सेस माई इंडिया के, अक्सर सर्वे करते हैं और वो सही भी साबित होते हैं। यशवंत देशमुख आ गए हैं, सी वोटर चलाते हैं, ये भी अक्सर सर्वे करते हैं और अक्सर बैंग ऑन होता है। मेरे साथ आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आशुतोष को देख रहे हैं, जो इस तरह के बहुत सारे सर्वेज पहले एंकर के तौर पर आपको बता चुके हैं, उनका विश्लेषण कर चुके हैं और अब एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे आपको समझाते हैं चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। ब्रिजेश शुक्ला मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, और मेरे साथ संजय कुमार भी जुड़ने वाले हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, सीएसटीएस से ताल्लुक रखते हैं। आप सभी का स्वागत। प्रदीप जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। प्रदीप जी, आपके हिसाब से कल के चुनाव नतीजों के 3 बिग टेकअवेज, 3 हेडलाइन, आपके हिसाब से 3 बड़े संदेश प्रदीप जी क्या है? प्रदीप जी, आपने शायद म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट तो नहीं है। हाँ बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार जब रिपीट होती है तो उसका केवल और केवल एक कारण होता है डिलीवरी की। 5 साल पहले जनता ने जब आपको चुन के भेजा था तो उसके ऊपर आप कितने खरे उतरे या नहीं उतरे, जिसको कि हम अमूमन भाषा में एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी कहते हैं। तो पहली चीज, पहला टेक अवे तो डिलीवरी के बिना और कुछ काम नहीं करता है। बहुत सारे मुद्दे होते हैं काम करने, जीत और हार में, बट सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डिलीवरी है, ये एक बिल्कुल क्लियर है। दूसरा जो, अच्छा एक सेकंड, इससे पहले कि आप दूसरे पे जाएं प्रदीप जी, मैं चाह रहा हूं पहले को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 5 राज्यों में से 4 चुनाव या 5 चुनाव, देखिए 5 में, क्योंकि 5 में तो आम आदमी पार्टी जीती है, आप ये कह रहे हैं ये सारी की सारी सरकारें अपनी डिलीवरी के लिए बनी हैं और बाकी मुद्दे जो हैं वो गौण हो गए या छोटा मोटा रोल उन्होंने प्ले किया? नहीं, मुद्दे कहीं भी कुछ कम नहीं होते। आपको ये देखना होगा, जो मुद्दे उत्तर प्रदेश की, अब 5 राज्य की भी बात कर लें तो बेरोजगारी, महंगाई, किसानों से संबंधित मुद्दे, ये बिल्कुल अपने चरम पे थे, इसमें कहीं कोई शक या सवाल नहीं है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसके साथ हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, ये और उसके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि शायद प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ कमी थी। हाँ, आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं के चलते समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्ष की भूमिका में थी, उसका 19 और 17 के चुनावों में, लोकसभा विधानसभा पिछले चुनावों में 22% के आसपास वोट शेयर था, वो उठ के गठबंधन के साथ अब 36% हो गया। आप देख रहे हैं 14% का इजाफा, और करीब 47 सीटें थी, अब गठबंधन के साथ वो 47 उठ के आपने जैसे बताया 125 के आसपास हो गई। इसका मतलब ये है कि मुद्दों ने जरूर काम किया जो कि सरकार के फेवर अगेंस्ट थे। बट एट द सेम टाइम होता यह है कि एक प्रदेश का जब चुनाव हो रहा है तो उसके अंदर जो 100 लोग हैं, खासकर जो वोट करने आए हैं, ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं और मुद्दे हैं जो अक्रॉस द बोर्ड प्रभावित करें। जैसे किसानों की बात करें तो वो 15 से 20% डायरेक्टली प्रभावित करते, किसानों को बिल्कुल करते, लेकिन आपको उसके उलट देखना पड़ेगा, 80% अमूमन लोग उससे अछूते रहते हैं। ठीक, तो महंगाई सबको प्रभावित करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो देखना यह है कि क्या हमसे दूर गया और क्या हमने पाया। तो जो आज का मतदाता है वो बड़ा होशियार, स्मार्ट पहले भी था और आज भी है। अब उसके पास सूचना और जुड़ चुकी है, उसके पास काफी जानकारी है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन और प्रचार प्रसार के बहुत से माध्यम जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसको अभी अच्छे से पता है कि क्या उसके पास आया और क्या उसके पास गया और क्या उसकी आशाएं, अभिलाषाएं और आकांक्षाएं थी, जो कि वर्तमान सरकार उस समय थी जब वो वोट मशीन में बटन दबाने के लिए जा रहा है। तो बोलते ना, बैलेंस शीट होती है, क्या मिला और क्या खोया, क्या पाया। उसमें आप ये कह रहे हैं कि जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो डिलीवरी होती है।
सरकार बनी ही केवल डिलीवरी के लिए, बाकी सब मुद्दे इमोशनल हैं। ठीक है, ओके। इमोशनल मुद्दे से बोलते हैं ना टेंजेबल और इंटेंजेबल। हाँ। तो टेंजेबल, यदि मैं आपको 100 रुपए दूं और थोड़ी सी गाली भी दे दूं तो आपको टेंजेबल मुद्दा ही काम करेगा। मेरी बात मान लीजिए, आप उसको गलत उससे मत लीजिए कि हाँ। मैं पैसे देने की बात कर रहा हूं। ठीक मैं है। बोलना चाह रहा हूं, जब तक आपको कोई टेंजेबल चीज मिले तो आप उससे ज्यादा प्रभावित होंगे बजाय उसके भावनात्मक मुद्दे से। ठीक इतना है, मैं कहना। ठीक है। ये पहला टेक अवे हुआ, और ये आप पहले भी कहते थे कि डिलीवरी से इंपॉर्टेंट चुनाव में आजकल कुछ नहीं है। दूसरा टेक अवे आपका प्रदीप मानव जी। जी, हम उसको हमेशा मिसप्लेस करते। भाई, आप यदि किसी कुर्सी पे बैठे हो और किसी ने आपको मैंडेट देके बिठाया है, हाँ। तो काहे के लिए बिठाया है? कुछ करने के लिए बिठाया, वरना क्या काम है? चाहे आप हो, आप एंकरिंग कर रहे हैं तो एंकर करने बिठाए। ठीक है, मेरा कुछ काम है तो मैं करूंगा। तो ठीक है। जो भी जिस जगह पर बैठा है वो काम ही ना करे तो फिर क्या करे? ठीक है, ओके। तो जैसे सेकंड, आपका ये पेन है, ये पेन लिखना बंद कर दे, आप इसको तुरंत डस्टबिन में डालते हो, दूसरे की Absolutely. तरफ जाते हो विकल्प के ठीक तौर है। पे। बस इतना सिंपल है। Okay. जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओके। और दूसरा टेक अवे सवाल ये प्रदीप कि जी। आप उसको किस लेंस से देख रहे हैं और किस चश्मे से देख रहे ठीक है, दूसरा टेक अवे, दूसरा मैसेज। हैं। दूसरा मैसेज, जैसे आपने बताया, मुख्य विपक्ष, जैसे बीजेपी ने तो 4 सरकार अपनी कर ली और पंजाब की अपनी खो दी। तो आपने जैसे बड़ा अच्छा एनालॉजी के तौर पे आया कि आज बीजेपी के या गठबंधन के साथ 16 सरकारें हैं, उसके नेक्स्ट बेस्ट 4 आपने कांग्रेस का बताया, और उसका नेक्स्ट बेस्ट अब जो है 2 आपका बताया, और उसका नेक्स्ट बेस्ट उसका आधा एक सरकारें रीजनल पार्टी की है, जिसको कि आप रीजनल छत्रप कहते हैं, चाहे हाँ। टीएमसी हो। और आपको और बता दूं, तेलंगाना और मिजोरम के और चुनाव होंगे 2023 में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साथ। तो अब आप देखेंगे कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्ष पार्टी है, या अब कह लें कि थी, अभी तक तो 4 हैं तो हम उसको है कहना पड़ेगा। हाँ। आगे क्या होगा वो आगे की बात है। तो धीरे धीरे कांग्रेस घटते जा रही है और रीजनल पार्टियां अब ऊपर की तरफ आ रही है। बट सवाल वही आता है कि जब तक ये सब लोग मिले ना, और मिले भी तो जरूरी नहीं है कि हर का जो जुड़ाव है वो कोई काम आए। बहुत सारी जगह कांग्रेस जुड़ी है रीजनल पार्टी से, बट जीत हासिल कर पाने में शायद नाकाम रहे। तो एक जो विपक्ष का घटता दायरा एक पार्टी का है, वो बट रहा है, विघटन हो रहा है उसका। Okay. तो वो जब तक एकजुट नहीं होगा वोट, बहुत सारी जगह जीत में कन्वर्ट होगा, बहुत सारी जगह नहीं होगा। अलग अलग स्थानीय समीकरण के ऊपर वो डिपेंड करता है। Okay. ये दूसरा सबसे बड़ा टेक अवे था। और तीसरा था, एक पहली बार ऐसा हो रहा है, करीब नई पार्टी उभरी है जो आम आदमी पार्टी के रूप में, जिसने अपनी सरकार एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना दायरा बढ़ाया है। लेकिन कोई भी चीज जब नहीं आती है तो हम जानते हैं ये, और कंट्री के पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक होती है ब्रांड इक्विटी, दूसरे होते हैं उसके आउटलेट्स, यानी कि उसको अपने आउटलेट्स, अपने कार्यकर्ता बूथ लेवल तक पूरे कंट्री में, जब आप चैलेंजर की भूमिका में आना चाहते हैं तो आपकी अपनी दुकानें तो चाहिए आपका सामान को सही जगह तक पहुंचाने के लिए, जिसको कि दूसरी भाषा में हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहते हैं। तो वो बनाने के लिए कंट्री के अंदर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर, मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलमोस्ट ना के बराबर है। वो अलग बात है कि उन्होंने उस तरह से उसको प्रयास नहीं किया या ट्राई नहीं किया, बट हकीकत तो हकीकत ही है। Okay. कारण कुछ भी हो सकते हैं। Okay. तो एक 10 मिनिमम से लेके 15 साल, यानी 3 जनरल इलेक्शन या लोकसभा या विधानसभा इलेक्शन आपके सर के ऊपर से गुजरते हैं, जब जाके आप बोलते हैं ना रियल चैलेंजर बनते हैं। उसी तरह से पंजाब में भी उन्होंने 14 से जर्नी चालू की थी। आज देखिए 8 साल के बाद वो सरकार बनाने में पंजाब जैसे राज्य में कामयाब हुए, आप कह सकते हैं। पिछली बार नहीं बना पाए थे, बहुत से कारण थे उसके। प्रदीप तो जी ये ने 3 बातें प्रदीप जी ने इशारों में यशवंत ऐसी बात कह दी, वो कह रहे कि 3-4 लोकसभा चुनाव निकल जाते हैं आपके सिर के ऊपर से, तब आपको समझ में आता है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसका मतलब जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंत होने वाला है और मोदी के सामने केजरीवाल का नया चैलेंज खड़े होने वाला है, इसका मतलब वो बहुत जल्दबाजी में है। यशवंत, जल्दबाजी तो है मानक, क्योंकि बहुत सारा ओवर सिंप्लीफिकेशन जब होता है, मुझे लगता है कि सामान्यतः बहुत बहुत अधीर कई सारे हमारे पत्रकार मित्र और संपादक भी हो जाते हैं चीजों को ओवर सिंप्लीफाई करने में, कि ये ऐसे होगा तो आसानी से ऐसे हो जाएगा।
चीजें बहुत समय लेती हैं, ऐसा ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। आम आदमी पार्टी को भी समय लगा दूसरा राज्य जीतने में, जबकि आपको याद होगा कि 2013 में हमारा इंडिया टुडे का कवर इशू था, जब आम आदमी पार्टी सत्ता की लड़ाई में भी नहीं आई थी। तब उस समय एक आप पॉजिटिव करके कवर इशू था, जिसमें हमने ये पाया था दिल्ली से भी ज्यादा ट्रैक्शन आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में है। ये मैं 2013 की बात बता रहा हूं आपको। तो लेकिन वहां से लेके अभी तक में आपको ऑलमोस्ट 10 साल लगे उस चीज को परवान चढ़ाने में। चीजें टाइम, असंभव कुछ भी नहीं होता, लेकिन टाइम लगेगा। और जो लोग कांग्रेस को पूरी तरह खत्म, समाप्त, मृतप्राय हर चीज घोषित कर रहे हैं, कांग्रेस की वर्तमान लीडरशिप की समस्याओं के ऊपर तंज कसिए या एनालाइज कीजिए, वो सब कुछ अपनी जगह ठीक है। लेकिन जिस पार्टी को मरी हुई हालत में भी देश का 5वां इंसान हर वोट दे रहा लोकसभा में, आज मरी हुई हालत में भी आज आम आदमी पार्टी की हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पड़े हुए वोटों से मल्टीपल टाइम ज्यादा वोट गोवा में और उत्तराखंड में इस मरी कपी हालत में भी कांग्रेस कांग्रेस मरी कपी हालत में भी, जब मेल्टडाउन हो गया आपका पंजाब में अकालियों का, तब भी कांग्रेस कितनी भी बुरी गति हो नंबर 2 पे सब कुछ हार गए। जिसे कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन हरकत नहीं गई। लेकिन एक बेस वोट है, हम उससे इनकार कैसे कर देंगे। एक बड़ी तादाद में 200 से ज्यादा लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी के सामने बाइपोलर कंटेस्ट में कांग्रेस ही खड़ी है। तो वो आप अगर ये सोचें कि आप रातों रात कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे और रातों रात उस रिप्लेसमेंट के दौरान ही आप मोदी को हरा करके चुनाव भी जीत जाएंगे, तो माफ कीजिए, फिर राजनीति की वो फिर जो भी ऐसा सोचता है वो सही समझ नहीं रखता। फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 2024 का मुकाबला बहुत जबरदस्त कांटे का मुकाबला होने वाला है। जो कांटे का मुकाबला इस सेंस में नहीं कि नरेंद्र मोदी के साथ में कोई मुकाबला कर रहा है, कांटे का मुकाबला इस सेंस में होने वाला है कि मोदी के सामने मुख्य विपक्ष का नेता कौन है। That's a good one. कोई आपस में सिर चल ले, मतलब उसमें कुछ ज्यादा सोचने के लिए बचा नहीं। क्योंकि भाई ऐसा है ना कि अभी गुजरात पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म हुए थे, तो आपको पता है उसके बाद में देश के मीडिया ने किस तरीके से ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री घोषित किया। और फिर प्रशांत किशोर जी उनको उखाड़ करके लेके गए पश्चिम बंगाल से सीधे सीधे गोवा में ले आके पटका। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि गोवा ले जाने का क्या मकसद था, सिवाय इसके कि गोवा में कांग्रेस के वोट काटे जाएं और बीजेपी को जिताया जाए। बहुत विचित्र बात लगेगी आपको, लेकिन मैं बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जितने भी एनालिस्ट ममता बनर्जी की स्ट्रेटेजी का इतना महिमा वर्णन कर रहे थे, कि ये समझा दें कि ममता बनर्जी जी का जा करके गोवा में इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या था, मंतव्य क्या था, सिवाय इसके कि वो कांग्रेस के वोट काटें और उससे बीजेपी को मदद मिले। नतीजा क्या निकला? इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं हर पार्टी को हर जगह चुनाव लड़ने का, वो तो यशवंत, वो तो यूपी में भी चुनाव लड़ना चाह रही हैं। ममता कह तो रही थी, समय होता है। वो तो ममता कह तो रही थी, कह रही इस बार अखिलेश मैं तुम्हारे लिए मैदान छोड़ रही हूं, पर अगले लोकसभा चुनाव में आऊंगी लड़ने, बोल के गई हैं। तो अगले लोकसभा चुनाव में आएंगी, आके जो है मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करेंगी ताकि अखिलेश के मुस्लिम वोट कटे और उससे बीजेपी और भी ज्यादा आसानी से चुनाव जीते। तो ममता बनर्जी तय कर लें कि पहले वो राजनीति भाजपा के विरोध की कर रही है या भाजपा को समर्थन देने की कर रही है। ये जो विचित्र स्थिति है कि इन सारी पार्टियों, चाहे ममता बनर्जी हो, हमने बहुत पहले आपको माना की बात हमने बोली थी कि 7 सीटों के दिल्ली के चुनाव के बाद में, मतलब लोकसभा के मार्जिन के बाद में, पंजाब अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं, जिस दिन वो जीतेंगे, विपक्ष के खेमे का नैरेटिव सारा बदल जाएगा। और अब ममता बनर्जी ड्रॉप की जाएंगी, अब अरविंद केजरीवाल जो है नई पतंग मिली है उनको चढ़ाया जाएगा। और अरविंद केजरीवाल एक्चुअली में ज्यादा बड़े, मैं ये मानता हूं कि चैलेंजर साबित हो सकते हैं, ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़े। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उनके अंदर देखिए मादा था, जाके बनारस लड़े वो लोकसभा में नरेंद्र मोदी के सामने। तो ये उन्होंने शीला दीक्षित को हराया। देखिए वो नहीं, एक और चीज है ना यशवंत, एक चीज और है, एक चीज और है करने के लिए, एक चीज और है, ममता बनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी हिंदी बेल्ट में न के बराबर है, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि खुद यहीं के हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है। एक्चुअली केवल एक्सेप्टेबिलिटी हिंदी बेल्ट की बात नहीं है। देखिए एक बात ये भी समझिए, ममता बनर्जी ऑल सेड एंड डन अभी तक केवल और केवल पश्चिम बंगाल की नेता है। उनको हिंदी या नॉन, हम जब अभी इंडिया टुडे का हमारा 26 जनवरी का जब इशू आया है मूड ऑफ द नेशन, उसमें
अपने प्रदेश के बाहर जो मुख्यमंत्री नापे गए या जिनको राष्ट्र के लेवल पे आप मोदी के बाद में अपोजिशन का किस नेता के रूप में देख सकते हैं कि जो प्रधान, उसमें अगर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के आंकड़े आप देखें तो ममता बनर्जी के आंकड़ों में 90% उनका सपोर्ट बेस केवल पश्चिम बंगाल से आता है, जबकि 42 लोकसभा सीटों का एरिया उनके पास में, अगर आप सैंपलिंग के लिहाज से देखें। और अगर अरविंद केजरीवाल उनके बराबर खड़े हैं जबकि वो केवल 7 सीटों के पिद्दी से दिल्ली से आते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की एक्सेप्टेबिलिटी दिल्ली के बियॉन्ड बचे हुए राज्यों में ममता बनर्जी से मल्टीपल टाइम्स हाई। एब्सोल्युटली। लेकिन 2024 में क्या वो रातों रात उस वैक्यूम को भर देंगे और रातों रात वो राहुल गांधी को पीछे कर देंगे, रातों रात वो कांग्रेस को खा जाएंगे, रातों रात मोदी को हरा देंगे? माफ कीजिएगा, इतने ये जिसे कहा जाता है ना कि भाई आप बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, 9 दिन में बच्चा नहीं पैदा होगा। ठीक है, ओके संजय जी आगे। उतना करना पड़ेगा, उतना धैर्य रखना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल कल के दिन निस्संदेह राहुल गांधी से ज्यादा बड़े पोटेंशियल अपोजिशन के हथियार साबित हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट। लेकिन कांग्रेस के लेवल का नीचे नेटवर्क और बेस और कैडर और रीजनल छत्रपों का जमावड़ा इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। ओके, ऑलराइट। अरविंद केजरीवाल हो, इनकी सेंट्रल लीडरशिप यानी उनकी खुद की लीडरशिप उनके लिए बहुत बड़ा एसेट है। ओके। और जो नीचे के नेता हैं उनके लिए लायबिलिटी है। कांग्रेस के केस में ठीक उल्टा है, कांग्रेस के रीजनल लीडर्स उनके एसेट्स हैं बड़े। वो आपस में सिर्फ फुटअव्वल करें और काम खराब करें, वो एक अलग बात है। ओके, यशवंत लौटता हूं। ज्यादा समय हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी सिर्फ फुटअव्वल की कठपुतली जो है वो केंद्र न चाह रहा होता। ओके, यशवंत लौटता हूं। संजय जी, रहा होता उनका सेंट्रल लीडर। संजय जी, कल के नतीजों के बिग टेकअवेज, बड़े संदेश क्या हैं आपके लिहाज से? मैं स्टूडियो आने के पहले सुन रहा था आपकी बात को और मैं 3 टेकअवेज की बात हो रही है। 3 टेकअवेज मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरे दिमाग में बहुत क्लियर है। पहला, गठबंधन चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ गठबंधनों के बदौलत चुनाव नहीं जीता जा सकता। बिल्कुल सबसे बड़ा टेक अवे मेरे लिए है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया, उनका वोट प्रतिशत ऊपर जाता है। बीजेपी ने भी गठबंधन किया, उनका भी वोट प्रतिशत ऊपर जाता है। लेकिन बीजेपी के पास गठबंधन प्लस था, इस वजह से वो चुनाव जीत जाते हैं। और आप पंजाब का भी उदाहरण देख लीजिए। शिरोमणि अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, क्या हाल हुआ उनका। अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, क्या हाल हुआ उनका। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, क्या हाल किया दूसरों का। तो बिल्कुल गठबंधन से चुनाव में आपको चुनाव जीतने में मदद मिलती है, लेकिन गठबंधन और सिर्फ गठबंधन से चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरा बड़ा मैसेज, कोई भी लीडर जो हम कहते हैं ना हेवी वेट है, चुनाव हार नहीं सकता, इन चुनाव के नतीजों ने इस मिथ को ध्वस्त कर दिया है। पंजाब में आप देखिए कौन से हेवी वेट चुनाव नहीं हारे, सारे के सारे हेवी वेट चुनाव हार गए। मुख्यमंत्री 2 सीटों से चुनाव हार जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हार जाते हैं। पंजाब के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार जाते हैं। सिद्धू, मतलब हारने वालों की तो लाइन। उत्तराखंड में भी मैं अभी आ रहा था उत्तराखंड में चुनाव हार जाते हैं मुख्यमंत्री, और यूपी में जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, केशव मौर्य हार गए। तो ये जो कहते हैं कि हेवी वेट है और इनको तो हराना मुश्किल है, और अगर ऐसे लोग समझते हैं कि हमारा चुनाव जीतना तो बिल्कुल अस्वस्थ है, कोई हरा नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि सोचना चाहिए लीडर को जो अपने आप को बड़े हेवी वेट मानते हैं। और तीसरा, बीजेपी तो एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत है। यूपी में वोट शेयर बढ़ रहा है, तमाम राज्यों में जीत हासिल की, रिकॉर्ड बनाए। लेकिन रीजनल पार्टी की प्रासंगिकता अभी भी देश के चुनाव में बरकरार है। आम आदमी पार्टी को देखिए कितना, कैसा सफाया किया एक राज्य में। रीजनल पार्टी है, सफाया कर दिया। आप मणिपुर पे जाइए और मणिपुर में देखिए एनपीपी और एनपीएफ पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है वहां पर। अगर हम गोवा की भी बात करें तो गोवा में एक छोटी सी पार्टी है रेवोल्यूशनरी गोवंस, 10% वोट लाया है उन्होंने, नई पार्टी है। तो रीजनल पार्टीज का जनाधार अभी भी है। ऐसा हम नहीं मानते कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और सब, कांग्रेस तो गिरती जा रही है, लेकिन सारी पार्टियां ध्वस्त नहीं हो गई। रीजनल पार्टियों का अभी भी देश की राजनीति में महत्व है। ओके, ऑलराइट। आशुतोष, यहीं से आगे आ रहा हूं। आप अक्सर कहते थे आशुतोष, बीजेपी
केंद्र में अच्छा करती होगी लेकिन राज्यों में हारती है। कल के नतीजों के बाद क्या आप अपनी वो बात बदलेंगे? अब तो राज्यों में भी 5 में से 4 राज्य बीजेपी जीत रही है आशुतोष, और कन्विंसिंगली जीत रही है, एक तरफा तरीके से लगभग। आपने शायद म्यूट किया है आशुतोष, आवाज नहीं आ रही है। जीत एक तरीके का नशा होता है। हाँ। और हर आदमी के सिर पर बोलता है। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत कायदे से जीती, बहुत मजबूती के साथ जीती है। लेकिन उसके पहले 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारी है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत भौगोलिक स्तर पर 70% था, जो घट के 30 से 32% हुआ है। और अगर आप कहें तो मैं गिना भी सकता हूं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। नहीं, आप जो कहते थे पहले उसके पीछे बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, क्या अपनी बात वो अब आप बदलेंगे? क्योंकि अब राज्यों में भी अच्छा कर रही है बीजेपी। नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से दिल्ली हारी, किसी तरीके से बिहार जीती और पश्चिम बंगाल हार गई। अच्छा प्रदर्शन था उनका बंगाल के अंदर। तो यह कह देना कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उसी रफ्तार पर पहुंच गई है, अभी जल्दबाजी है। अभी भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और गुजरात जीतना है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीतना, और 5 बड़े राज्य हैं, और इन 5 बड़े राज्यों में उसका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ है। और पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और गुजरात वो जीती थी लेकिन किसी तरीके से जीती थी, आसानी से नहीं जीती थी। तो पहली बात तो यह है, निश्चित तौर पर इसके 3 संकेत हैं इस चुनाव के। पहला, ये हिंदुत्व का कंसोलिडेशन बढ़ा है देश के अंदर, उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है। और जब मैं हिंदुत्व कहता हूं तो उसका एक ही मतलब नहीं है, उसमें उसके कई डायमेंशंस हुए हैं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के अंदर जीत की जो लालसा है वो कम दिखाई पड़ती है, उसके अंदर वो एपेटाइट दिखाई नहीं पड़ती है। तीसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के तौर पर एक संभावना जगी है, लेकिन वो सिर्फ संभावना है। अभी मैं बड़ी देर से यशवंत देशमुख के साथ देख रहा था और मुझे याद आ रहा था कि यशवंत देशमुख और हमने 2002 में ओपिनियन पोल पे चर्चा की थी, और उस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव था। तो 20-22 साल से हम लोगों ने लगभग साथ-साथ काम किया और लगभग साथ-साथ चीजों को देखा है। मैं यशवंत की बातों से 100% सहमत हूं। आम आदमी पार्टी में जो लोग आज संभावना देख रहे हैं वो सिर्फ ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं, पत्रकारों को रोज एक नई जूसी स्टोरी चाहिए होती है। गोवा वो पंजाब में जीत को देख लेते हैं, लेकिन इसी गोवा में 2017 में आम आदमी पार्टी को 6.03% वोट मिला था। इस बार पूरी ताकत लगाने के बाद भी 6.77% वोट मिला है, और उस वेनोलिम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीते हैं जहां पिछली बार भी रॉयला फर्नांडिस नाम की कैंडिडेट नंबर 2 थी और अकेली कैंडिडेट थी जिसने जमानत बचाई थी। और आशुतोष, इसी में जोड़ दूं जिसको अपना सीएम का चेहरा बनाया था अमित पालेकर को, वो चुनाव हार गए। और जिस वेलिम नाम की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं वहां 159 वोट से आम आदमी पार्टी जीती है। बहुत मेहनत के साथ उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, लेकिन वहां उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी चुनाव हार गए। तो अगर आम आदमी पार्टी का इतना जोर है तो गोवा जो बहुत अर्बनाइज्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पर कैपिटा इनकम वहां भारत जो नेशनल एवरेज है उसका तिगुना है, और 15 लाख की आबादी है, सिर्फ 11 लाख लोग वहां वोट डालते हैं। तो वो तो आम आदमी पार्टी को स्वीप कर देना चाहिए था इस बार। वो तो सिर्फ मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ। इसका मतलब यह कि आम आदमी पार्टी में संभावना है, लेकिन उसको ट्रांसलेट करने में जो बात अभी प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे, उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं, बहुत वक्त लगेगा। जहां तक एक चीज की जो स्टडी होनी चाहिए कि एक सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर पे असफल लगभग साबित हुई है, वो अपना वोट शेयर कैसे बढ़ा लेती है। इसका मतलब यह कि उसका सामाजिक आधार बरकरार रहता है, उसको 3 या 4% कहीं और से वोट मिलता है। वो कांग्रेस से भी मिल सकता है, वो मायावती से भी मिल सकता है, और मायावती का प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा इसको भी एनालाइज करने की जरूरत है, और उनका वोट कहां गया यह भी समझने की जरूरत है। ओके आशु, एक चीज और बोलिएगा, एक कमेंट और करिएगा। फिलहाल इस समय क्या यह कहना गलत नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं ठीक है 5-6 चुनाव अभी और आने हैं 2024 से पहले, लेकिन इस समय क्या क्लियर फेवरेट नहीं दिख रही है बीजेपी? 2024 के नहीं, बहुत जल्दबाजी है।
क्लियर फेवरेट का मतलब देखिए, क्लियर फेवरेट का मतलब दो चीजें होती है। क्या नरेंद्र मोदी चुनाव दोबारा प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आज की तारीख में अगर हम जितने पैरामीटर से बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतती हुई दिखाई पड़ती है, बट 2 साल के अंदर राजनीति कितनी बदल सकती, कितनी नहीं बदल जाएगी, यह कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज बैठ के संभावना तो जताई जा सकती है, लेकिन विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी की नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। हम पत्रकारों को कभी इतनी जल्दीबाजी करना भी नहीं Absolutely. किसको मालूम था, जिस बंगाल के बारे में तमाम लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, 175 से लेकर 200 सीट मिलने वाली है, उसी पश्चिम बंगाल में किसी ने नहीं सोचा था कि ममता बनर्जी 221 सीट लेकर आएंगे और वो चले जाएंगे गोवा चुनाव लड़ने के लिए। वो गोवा क्यों गई? वो बीजेपी से लड़ रही है या कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं? वो राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती है। अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहती हैं तो फिर फिलहाल उनको समझ लेना चाहिए। नहीं, पर लेकिन आशुतोष, फिर तो ये सवाल हमको आम आदमी पार्टी से भी पूछना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड और गोवा में कांग्रेस के वोट काटे हैं, उनसे भी पूछिए ये सवाल, अगर आप टीएमसी से पूछते हैं तो। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1967 हो, 1977 हो, 1989 हो, कांग्रेस पार्टी से तभी विपक्ष जीत पाया जब सबने एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। 67 में पहली बार लिया तो 9 राज्यों में विधायी सरकार बनी। 77 में जनता पार्टी बनी तो कांग्रेस को हरा पाए। 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह, ज्योति बासु, लाल कृष्ण आडवाणी का गठबंधन बना, चाहे बाहर से चाहे अंदर से, तब वो राजीव गांधी को हरा पाए थे। आज की तारीख में आप ये सोचे ममता बनर्जी कि मैं तो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हूं, लेकिन वोट तो मैं कांग्रेस पार्टी का काट दूंगी, तो फिर मोदी को तो नहीं हरा सकते और बीजेपी को भी नहीं हरा सकते और आने वाले 25 साल भी नहीं हरा सकते। ये जो हमारे नेताओं की जो संकुचित मानसिकता है, आई एम यूजिंग द वर्ड, ममता बनर्जी और जो तमाम जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, इनकी राष्ट्रीय दृष्टि नहीं है, इनकी बहुत संकुचित मानसिकता है। ये प्रधानमंत्री तो बनना चाहते हैं लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं। अच्छा आशु, प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, आपके पीछे आपकी वो बिल्ली गई है अभी, क्या नाम रखा है आपने उसका? हाँ, बिल्लो। बहुत बढ़िया। ओके, ब्रिजेश, क्योंकि आप तो यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं। हाँ, 10 सेकंड में लूंगा, तो बात मैंने कही अधूरी रहेगी। देखिए, 1989 में अगर आप देखें, 77 में देखें और 1967 में देखें, उस दौरान राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वीपी सिंह, एनटी रामाराव, देवीलाल जैसे दिग्गज थे जिनकी राष्ट्रीय दृष्टि थी, सबको इकट्ठा कर लेते थे। आज वैसा कोई नेता नहीं है, इसलिए बीजेपी को सशक्त चुनौती मिलेगी। मुझे इसमें संदेह। ओके, ऑल राइट। ब्रिजेश, अब देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल उनके मन में है, लेकिन जवाब बड़ा मुश्किल है इसका। मैं चाहूंगा आप थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। क्या यूपी अकेले अपने दम पर, यह भी विवादित एक बात कह रहा हूं मैं, अकेले अपने दम पर जितवाने के बाद योगी आदित्यनाथ का कद इतना बढ़ गया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर और विद इन बीजेपी नंबर 2 हो गए? ब्रिजेश, लगता है ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया, नेटवर्क ही चला गया। यशवंत, आप जवाब देंगे इसका? यशवंत, मयंक, आपको मेरी आवाज आ रही? मानक? हाँ, आ रही है यशवंत, आ रही है। मैं आशुतोष बोल रहा हूं। हाँ आशु, बोलिए। नहीं, आप सवाल कुछ पूछ रहे थे। हाँ, मैंने ब्रिजेश से वो सवाल पूछा था, लेकिन ब्रिजेश का संपर्क ही टूट गया। सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे ऐसा लगा, इसीलिए नेटवर्क टूट गया। यशवंत, आप जवाब देना चाहेंगे इसका? योगी आदित्यनाथ का कद कितना बड़ा है विद इन बीजेपी एंड देश में? देखिए, कद तो उनका डेफिनेटली बढ़ेगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर वैसे भी जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट हिंदुत्व वाले फैक्शन का है, उनको हमेशा एक हार्ड लाइन से और भी ज्यादा हार्ड लाइन और उससे भी ज्यादा हार्ड लाइन, तो बेसिकली अगर आप याद करेंगे तो वाजपेयी जी के समय से अडवाणी जी के बाद में मोदी के बाद में अमित शाह के बाद में योगी के बाद में साध्वी। बेसिकली वो एक लाइन ऑफ लीडरशिप है जिस थॉट को और भी ज्यादा तगड़े हिंदुत्ववादी नेता की उनको दरकार होती है। तो वो उस वाले हिस्से को तो डेफिनेटली उनकी लीडरशिप अच्छी लगेगी। हाँ। और बीजेपी के लिए वो एक एसेट भी है उस अपने वोट को स्थापित करने में। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि उतना भर करने से क्या वो पर्याप्त हो जाएगा और वो मोदी के बाद में अगले प्रधानमंत्री पद के निर्विवादित उम्मीदवार हो जाएंगे,
तो मुझे लगता है कि जितनी बातें प्रदीप जी ने या संजय भाई ने जो पहले बोली आम आदमी पार्टी के भी आगे उभार को लेकर, सेम वही बातें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का बनने के लिए भी क्या क्या करना है उसी तरीके से लागू होती है। उसी तरीके से समय लगता है। नरेंद्र मोदी रातों रात राष्ट्रीय लेवल पे बीजेपी की नेता बन गए ऐसा नहीं है। 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने गुजरात का चुनाव जीता, मैंडेट डिलीवर किया 3 बार, और लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन का काम किया। राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो प्रचारक वाले उनकी भूमिका थी वो तो रही अपने तरीके से। ओके, यशवंत का एक सेकंड, अभी आ रहा हूं, यशवंत आ रहा हूं। संजय जी, एक और सवाल है, ये तो खैर डिबेट बहुत लंबी है, इस पर तो रातों बहस हो सकती है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने अब विकल्प क्या बचते हैं? क्योंकि हम 24 की भी बात कर रहे हैं और पूरे देश की बात कर रहे हैं। यूपी तो ने तो अपना संदेश दे दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के सामने बहुत चर्चा जो अभी हो रही थी उसमें से भी ये सवाल निकलता है, क्या करें अब कांग्रेस की लीडरशिप कि थोड़ी पार्टी संभले? जैसे अभी आशु भी कह रहे थे, अभी तो कर्नाटक है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि चुनौती तो कांग्रेस के सामने है। अब जो राज्यों में चुनाव होंगे वो सब ऐसे राज्य हैं ज्यादातर जहां बीजेपी का मुकाबला सीधा कांग्रेस से होगा। मुझे लगता है कांग्रेस को कमर कसनी चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि जो क्या लीडरशिप में बदलाव होना चाहिए? देखिए, ये मुश्किल सवाल है, बट नहीं, मुश्किल क्यों? सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ लीडरशिप में बदलाव से कांग्रेस में का रिवाइवल हो जाएगा ऐसा मैं नहीं मानता। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसा नहीं है, जब हम कहते हैं किसी की तबीयत खराब है तो ऐसा नहीं है बुखार है और एक क्रोसिन ले लिया और बुखार उतर गया और वो 3 दिन के बाद स्वस्थ हो जाएगा और अपना कामकाज करने लगेगा। हम कहते हैं उसकी स्थिति बहुत गंभीर है और पेशेंट आईसीयू में है, और जब पेशेंट आईसीयू में जब चला जाता है या जाने की स्थिति होती है तो एक क्रोसिन से उसका इलाज नहीं होता है। तमाम तरह के स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, सर्जरी करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ती है, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है, तमाम तरह की जब अगर बीमारियां हो जाती हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस आईसीयू में चली गई है। एक एनासिन या एक क्रोसिन से उसका इलाज संभव नहीं। सर, यही तो प्रॉब्लम है संजय जी, हम पिछले 7-8 साल से बार बार यही कह रहे हैं कांग्रेस आईसीयू में है, सर्जरी चाहिए, इलाज चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। खैर चलिए, इस पर आगे फिर कभी। ब्रिजेश, सुन पा रहे हैं मुझे? ब्रिजेश, हाँ सुन रहा हूं। ओके ब्रिजेश, चलिए, आप तो यूपी की राजनीति को बहुत करीब से देखते समझते हैं। चलिए पहले मुझे ये बताइए, आपके हिसाब से 2-3 मैसेज क्या निकले कल के नतीजों से? देखिए मानक जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इस राज्य में जिन राज्यों में बीजेपी हारी वहां पर मुख्यमंत्री कमजोरी मुख्यमंत्री की थी, मुख्यमंत्री से लोग नाराज थे। जहां पर योगी और मोदी दोनों संपर्क टूट गया फिर। हाँ नहीं संपर्क नहीं टूटा जी। हाँ बोलिए। बड़ी बात यह रही है कि एक तरफ योगी का काम भी चल रहा था, दूसरी तरफ मोदी की योजनाएं भी चल रही थी, और एक मैसेज गया, तमाम तकलीफें थी लोगों को, तमाम परेशानियां थी लोगों को, महंगाई का मुद्दा था, आवारा पशु थे, लेकिन जो सरकारों का जो प्रबंधन, सरकार का जो लोगों की मदद कर रही थी, जो आश्वासन दे रही थी, जो और कुछ देने के वादे कर रही थी, उन पर लोगों को भरोसा था। और लोगों ने एक और बड़ा मुद्दा था जो योगी पद में जाता है, वो कानून व्यवस्था का मुद्दा। मैं बच्चे से चला और पूरब तक पहुंचा, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा। लोगों ने कहा कि साहब सब कुछ परेशानियां हैं, सब तकलीफें हैं, लेकिन चलो बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित है। अब ये एक बहुत लोग कहते हैं कि साहब ये कृत्रिम मुद्दा बनाया गया, लेकिन जो लोग महसूस करते हैं, जो जनता महसूस करती है, वही मुद्दे बनते हैं। अब कृत्रिम हो या गढ़ा हुआ मुद्दा हो। बहुत बढ़िया ब्रिजेश, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन आपने जो 3 बातें कही है मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पैनलिस्ट भी ढंग से सुन लें और मेरे दर्शक भी, ताकि सुन पाए। ब्रिजेश कह रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी जहां जीती है, यूपी में तो जीती है क्योंकि सीएम और पीएम दोनों मजबूत थे, और बाकी जगह सीएम उनके कमजोर थे, चाहे वो गोवा हो चाहे उत्तराखंड हो। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं ब्रिजेश। दूसरा, ब्रिजेश कह रहे हैं जिस डबल इंजन सरकार की बात बीजेपी बार बार करती है, ब्रिजेश कह रहे हैं वो डबल इंजन काम किया है। वही बात जो प्रदीप जी कह रहे थे, डिलीवरी, क्या डिलीवरी डबल इंजन से डबल हो जाती है, और इसका भी फायदा मिला है। और तीसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर।
ब्रिजेश कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पूरब से पश्चिम तक बहुत बढ़िया रहा, लोगों को बहुत पसंद आया और इसीलिए उस मुद्दे ने भी बीजेपी के पक्ष में यह चुनाव मोड़ दिया। अब मैं ये सोच रहा हूं प्रदीप जी, क्या एक ऐसा मॉडल अब बीजेपी ने बना लिया है, जैसे आशु कह रहे थे और पहले वो ठीक कहते थे कि वो राज्यों में बीजेपी हार जाती है, मैं वहीं से उठा रहा हूं, क्या बीजेपी ने राज्यों का भी एक ऐसा मॉडल बना लिया है जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, जिसमें वेलफेयर स्कीम्स भी होंगी, जिसमें हिंदुत्व भी होगा, जिसमें पीएम की और सीएम की इमेज भी होगी, जिसको तोड़ना, जिसको हराना मुश्किल होने वाला है? प्रदीप जी। जी मानक जी, बिल्कुल आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप यदि ये पाएं, जैसे आशुतोष जी ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी ने 14 में आने के बाद, राष्ट्र में यानी कि नेशनल सीन पे आने के बाद एक के बाद एक राज्य जो है चुनाव जीते और सरकारें बनाई। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जब आप पहली बार मैदान में उतरते हैं या पहली बार कोई भी काम करते हैं, मैं सबको एक चीज कहता हूं, आप जरा ध्यान करिए, आपने अपनी लाइफ में पहली बार ए फॉर एप्पल कैसा लिखा था और उसके बाद आज कैसा लिखते हैं और कब से वैसा ही लिखते आ रहे हैं, तो उसमें लगातार गुणात्मक सुधार होने की हर चीज में संभावना रहती है। वही सेम लॉजिक लागू होता है जब बीजेपी राज्य सरकार संभाली, जैसे महाराष्ट्र में पहली बार, हरियाणा में पहली बार, है ना, झारखंड में मिली जुली बनाते रहे इसके उसके टेका सहारा लेके, लेकिन जब आप खुद सरकार बनाते हैं और खुद चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे, और उसके बाद जब आप हारते हैं सरकार चलाने के बाद तो आपके अच्छे खासे जो बोलते हैं ना रिच एक्सपीरियंस हो जाते हैं और फिर उसका कोर्स करेक्शन होता है। और सामने जो चैलेंजर है वो यदि इस कोर्स करेक्शन को चैलेंज कर पाने में सफल नहीं हो पाए, जैसे कि आपने बताया अभी समाजवादी पार्टी के संदर्भ में, मैं एक और चीज शुक्ला जी की और सबकी जोड़ना चाहूंगा, मुद्दे तमाम थे लेकिन एक मानसिकता तो देखिए, यदि मैं एक आम मानव हूं तो मेरे सामने ये मुद्दे मतलब कि प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं ये भी तो देखूंगा, मैं भाई आज ये बटन दबाऊंगा तो क्या प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएंगी, ये सारी की सारी हैं, या ये दूसरी बटन दबाऊंगा तो क्या इससे हो जाएंगी। तो उसमें भी तो मैं समझा, मैं आप कोई उत्पाद खरीदने जाते हैं तो दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करके तो देखते हैं ना कि ये अच्छा है कि ये अच्छा है, और उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोग, पत्रकार हो या मैं हूं या कोई भी हो, हमें कभी भी जनता के विवेक, जनता के मैंडेट, जनता के जनादेश के ऊपर कभी सवाल नहीं करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई, उसको वो जो चाहिए था वो उसको मिल गया, ऐसा कैसे नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात है। फिर भी मैं कहूंगा कि 46% वोट मिले ना, 54% तो फिर भी दूसरे तरफ पड़े, जो कि कहते हैं आप एंटी बीजेपी, या वो उन मुद्दों के साथ गए जो हम सब जिसकी चर्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो एनालिसिस करते समय ये जरूर देखा जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा यशवंत, एक चीज और है, जैसा मैंने प्रदीप जी से पूछा वही कह रहा हूं, क्या मोदी योगी का मॉडल वाकई ऐसा था जिसको अखिलेश हरा पाते? मैं शुरू से सोच रहा हूं, सारे के सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक किए थे, मैंने ये ट्वीट भी किया था। मुझे ऐसा लगता है मोदी ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं था, मुद्दे थे, विपक्ष ने उठाए, वोट भी बटोरा, लेकिन 41-42% वोट लेकर सरकार बना ली। इससे अब ये क्लियर हो गया कि कोई ऐसा मुद्दा शायद नहीं था जिससे वो सरकार नहीं बना पाते, मतलब हार जाते चुनाव। यशवंत, तो ट्रैकर में हम लोग देख रहे थे, उसमें आपसे जब बात हो रही थी मानक, हमने आपको बोला था कि सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का अपना कोर वोट जितना भी है, जो वोट बेस है, वो 40 के नीचे जाता हुआ कहीं पे भी दिख नहीं रहा है। और इतना सब कुछ जोड़ने के बाद में भी 35 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी क्रॉस करते हुए नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं ये गैप ऐसा है जो वो गैप अपने इक्वेशंस को तोड़ करके वो जितना भी MY प्लस है उसको जोड़ नहीं पा रहे हैं। वो MY प्लस में वो प्लस केवल छोटा सा एक जो आया। यशवंत, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, यशवंत एक सेकंड रोक रहा हूं। योगी जी की पहली कैबिनेट मीटिंग की तस्वीरें आ रही हैं, फिर से दिखाता हूं। अभी योगी आदित्यनाथ पहली कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद, और जाहिर है चर्चा यह भी चल रही है, हो सकता है कि इस बार होलसेल चेंजेस करें वो अपनी सरकार में। ध्यान रखिए, उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं। सवाल यह भी है क्या फिर से वो डिप्टी सीएम बनेंगे, क्या मंत्रिमंडल में आएंगे, और सरकार का चेहरा क्या होगा, क्योंकि उससे भी बहुत सारी मैसेजिंग होती है नई सरकार से भी। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। थैंक यू संजय जी, यशवंत देशमुख, ब्रिजेश शुक्ला, थैंक यू अजय जी, माफ करिए प्रदीप जी, आशुतोष, थैंक यू।
छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की